सुबह के लगभग 7 बजे थे। लगातार तीसरे दिन भी आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। मूसलाधार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के किनारे बने मिट्टी के छोटे से घर में रामू, उसकी पत्नी गौरी और उनका बेटा छोटू रहते थे। लेकिन आज उनके घर में एक और परिवार भी ठहरा हुआ था। 2 अनजान मेहमान, एक पति और उसकी पत्नी, जो पिछली रात बारिश में फंस जाने के कारण यहीं रुक गए थे। घर में अजीब सी खामोशी थी। अजी, रात तो किसी तरह निकल गई, लेकिन अब सुबह हो गई है। मैं सुबह से यही सोच रही हूँ कि इन मेहमानों को नाश्ते में क्या दूँ। घर में आटे की डिब्बी लगभग खाली हो चुकी है। दाल भी बस मुट्ठी भर बची है। अगर सब कुछ आज ही बना दिया तो शाम को छोटू क्या खाएगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ गौरी। रात को जब ये लोग भीगे हुए हमारे दरवाजे पर आए थे, तब उनसे मना कैसे करता। इतनी तेज बारिश में अगर हम दरवाजा बंद कर देते तो शायद सारी उम्र खुद को माफ नहीं कर पाता। मैं मना करने की बात नहीं कर रही हूँ अजी, लेकिन हालात देखिए। हमारे अपने घर में खाने का ठिकाना नहीं है, ऊपर से मेहमान भी हैं। अगर उन्हें सूखी रोटी भी देंगे तो मुझे शर्म आएगी। गरीबी से शर्म नहीं करनी चाहिए गौरी, बुरे व्यवहार से शर्म करनी चाहिए। हमारे पास जो है वही प्यार से खिला देंगे। शायद भगवान हमारी नीयत देख रहा हो। हर बार आप यही कह देते हैं, लेकिन जब छोटू भूखा होकर मेरी तरफ देखता है ना, तब मेरा दिल बैठ जाता है। इतने में छोटू उठकर बाहर देखने लगता है। बाबा, बारिश अभी भी नहीं रुकी। क्या आज भी आप काम पर नहीं जाओगे? अगर बारिश थोड़ी भी कम हुई ना तो मैं जरूर जाऊंगा, चाहे पूरा गांव घूमना पड़े। बाबा, मैं बड़ा होकर आपको कभी काम नहीं करने दूंगा। मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, फिर हमारे घर की छत भी नहीं बनवाऊंगा। रामू कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। बस बेटा, भगवान करे तेरी हर बात सच हो। रामू बाहर बारिश देखने चला जाता है। उधर गौरी चुपचाप रसोई में जाती है। वो आटे का डिब्बा खोलती है, फिर दाल का डिब्बा देखती है। दोनों लगभग खाली थे। वो कुछ पल तक वहीं खड़ी रह जाती है। अजी, जरा इधर आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या हुआ गौरी, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? देखिए, ये पूरा आटा बचा है, बस इतना। और ये दाल मुश्किल से 1 बार की। तेल भी तली में रह गया है। नमक है, लेकिन नमक से तो पेट नहीं भरता। मैं रात से यही हिसाब लगा रही हूँ कि अगर सुबह मेहमानों को खिला दूँ तो दोपहर में छोटू क्या खाएगा, और अगर छोटू के लिए बचाकर रखूँ तो मेहमानों को क्या खिलाऊँ। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मुझे पता था कि घर की हालत खराब है, लेकिन इतनी खराब हो गई है इसका अंदाजा नहीं था। मैं आपको इसलिए नहीं बताती थी क्योंकि आप पहले से ही परेशान रहते हैं, लेकिन अब छिपाने जैसा कुछ बचा भी नहीं है। सुबह से मेरा मन रो रहा है अजी। घर में मेहमान बैठे हैं और मैं उनके लिए ढंग की चाय तक नहीं बना पा रही। गौरी, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह तब होता है जब आदमी अपना इंसानियत का धर्म छोड़ दे। हमारे पास जो है वही खिलाएंगे। अगर वो अच्छे लोग होंगे तो समझ जाएंगे, और अगर नहीं समझेंगे तो भी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। आप हर बार इतनी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन मैं एक औरत हूँ अजी। मुझे मेहमान के सामने खाली बर्तन देखकर शर्म आती है। उधर दोनों मेहमान धीरे धीरे जाग चुके थे। लगता है हम लोगों की वजह से इन्हें परेशानी हो रही है। हाँ, मैंने भी महसूस किया है। कल रात जब हम आए थे तब भी इनके घर की हालत देखकर मेरा दिल भर आया था। अभी कुछ मत कहना, पहले थोड़ा और देख लेते हैं। वो कुछ सोचता है, फिर बिना कुछ बोले अपनी पत्नी की तरफ देखता है। तुम फिर वही करने जा रहे थे? नहीं, अभी नहीं, सही समय आने दो। उनकी ये बात दूर खड़ा छोटू सुन तो लेता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। ये अजनबी चाचा बार बार सही समय क्यों बोलते हैं? छोटू मेहमानों के पास जाकर बैठ जाता है। चाचा जी, आपको बारिश अच्छी लगती है? पहले बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब बारिश देखकर कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं। कौन सी बातें? जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब शायद समझ पाओगे कि कुछ बारिशें सिर्फ पानी नहीं लाती, कुछ पुरानी यादें भी साथ ले आती हैं। मुझे तो बारिश में कागज की नाव चलाना अच्छा लगता है।
मेहमान आदमी मुस्कुरा देता है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे एक गहरा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। बारिश लगातार बरस रही थी। छप्पर से पानी टपक रहा था। मिट्टी का आंगन पूरी तरह भीग चुका था। गौरी ने बचा हुआ थोड़ा सा आटा गूथा और कांपते हाथों से रोटियां बेलने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें बार बार पोंछ रही थी ताकि कोई देख ना ले। अजी, जरा इधर आइए। मैं सुबह से अपने मन की बात दबाकर बैठी हूँ, लेकिन अब और हिम्मत नहीं बची। आप खुद देख लीजिए, ये आटे की परात लगभग खाली हो चुकी है। बड़ी मुश्किल से 5 रोटियां बन पाएंगी। दाल भी बस इतनी बची है कि कटोरी के तले को छू सके। तेल खत्म होने को है। लकड़ियाँ भी गीली हो गई हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे एक माँ और एक गृहिणी दोनों एक साथ हार रही हैं। मुझे अपने भूखे रहने का दुख नहीं है अजी, लेकिन जब छोटू मेरी तरफ उम्मीद से देखता है ना, तब लगता है जैसे कोई मेरे कलेजे को मुट्ठी में दबा रहा हो। गौरी, मेरी तरफ देखो। तुम खुद को इतना मत तोड़ो। मैं जानता हूँ कि इस घर की हर मुसीबत सबसे पहले तुम्हारे सामने आती है। तुमने कितनी बार खुद भूखे रहकर मुझे और छोटू को खिलाया है। मैंने सब देखा है, बस कभी कहा नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, गरीब आदमी की सबसे बड़ी दौलत उसका दिल होता है। अगर आज हम अपने दरवाजे से किसी भूखे को लौटा दें तो शायद हमारे बर्तन भर जाएं, लेकिन हमारा मन सारी उम्र खाली रहेगा। मुझे भी डर लगता है, मुझे भी चिंता होती है कि कल क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। वो हमारी परीक्षा ले रहा है। हर बार आप भगवान का नाम लेकर मुझे समझा देते हैं, लेकिन कभी कभी मेरा विश्वास भी डगमगा जाता है। सोचिए, 3 दिन से बारिश हो रही है। आप मजदूरी पर नहीं जा पाए। घर में 1 रुपया नहीं बचा। उधार देने वाले भी अब मुंह फेरने लगे हैं। ऊपर से मेहमान भी हमारे घर में हैं। मैं उन्हें बोझ नहीं कह रही, भगवान गवाह है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। लेकिन उनकी खातिरदारी ठीक से ना कर पाने का दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अगर इंसान की इज्जत खाने की थाली से होती तो दुनिया के सारे अमीर सबसे अच्छे इंसान होते, लेकिन ऐसा नहीं है गौरी। इज्जत दिल से होती है। हम उन्हें झूठी शान नहीं, सच्चा अपनापन दे रहे हैं। मुझे यकीन है अगर वो अच्छे इंसान होंगे तो हमारी मजबूरी समझ जाएंगे। कुछ देर बाद गौरी ने कांपते हाथों से थाली सजाई और मेहमानों के सामने रख दी। भैया, बहन जी, घर में बस यही बचा था। अगर खाने में कोई कमी रह जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सच कहूँ तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर आए मेहमानों की ठीक से सेवा भी नहीं कर पा रही। आप लोग बुरा मत मानिएगा। हमारे पास जो था हमने वही पूरे मन से बनाया है। दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना कौन सा होता है? वो खाना जिसमें घी ज्यादा हो, ऐसा नहीं। वो खाना जिसमें मसाले ज्यादा हों, ऐसा भी नहीं। दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना वो होता है जिसमें परोसने वाले का दिल मिला हो, और इस थाली में मुझे वही दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम दोनों की थाली कहाँ है? अरे, हम लोग बाद में खा लेंगे, पहले आप लोग खाइए। मेहमान पहले खाते हैं, घर वाले बाद में। छोटू ने पहले ही खा लिया, बस आप दोनों खा लीजिए, उसके बाद हम भी खा लेंगे। नहीं रामू, मैं उम्र भर लोगों के चेहरे पढ़ता आया हूँ। तुम्हारी मुस्कान बता रही है कि तुम सच नहीं बोल रहे। तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम भूखे हो। तुम्हारी पत्नी की कांपती उंगलियां बता रही हैं कि इस थाली को बनाने में उसने अपने हिस्से का खाना भी छोड़ दिया है। अगर मैं ये सब देखकर भी चुपचाप खा लूं, तो मुझसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है भैया, हम सच में बाद में खा लेंगे। आप लोग बेफिक्र होकर खाना शुरू कीजिए। उसी समय छोटू मासूमियत से बोल पड़ा। माँ, आप फिर झूठ बोल रही हो ना? मैंने सुबह देखा था कि आटे का डिब्बा खाली हो गया था। आपने खुद कहा था कि अब बस यही आखिरी रोटियां बनेंगी। बाबा ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, आपने भी नहीं खाया। आप दोनों हमेशा कहते हो कि हमें भूख नहीं है, लेकिन रात को जब मैं उठता हूँ ना, तब आपको चुपके चुपके पानी पीते देखता हूँ। क्या पानी पीने से सच में भूख खत्म हो जाती है? छोटू की बात सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रामू, अब एक शब्द भी मत कहना। जिस घर में माँ बाप अपने बच्चे के लिए भूखे रह जाते हों, जिस घर में मेहमान की इज्जत बचाने के लिए अपनी भूख छिपाई जाती हो, उस घर में बैठकर अकेले खाना मेरे बस की बात नहीं है। अगर खाना होगा
तो हम सब साथ बैठकर खाएंगे, और अगर तुम लोग नहीं खाओगे तो मैं भी एक निवाला अपने मुंह में नहीं डालूंगा। साहब, ऐसा मत कहिए। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि मेरे घर आया मेहमान भूखा न जाए। गरीबी तो हमारी किस्मत है, लेकिन मेहमान का अपमान हमारी पहचान नहीं बन सकता। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप खाना खा लीजिए, मुझे चैन मिल जाएगा। और मुझे तब चैन मिलेगा जब तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पत्नी और तुम तीनों मेरे साथ बैठकर यही रोटी खाओगे। याद रखना रामू, भूख इंसान को छोटा नहीं बनाती, लेकिन किसी की भूख देखकर मुंह फेर लेना इंसान को जरूर छोटा बना देता है। मेहमान आदमी ने अपनी थाली से 2 रोटियां उठाईं और छोटू की तरफ बढ़ा दी। छोटू उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा और गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। घर के अंदर गहरा सन्नाटा था। बाहर बारिश पहले से भी तेज हो चुकी थी। तभी मेहमान आदमी ने अपनी थाली रामू की ओर बढ़ा दी। रामू, अगर तुम मुझे सच में अपना मेहमान मानते हो तो मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मैं तुम्हारे घर का खाना तभी खाऊंगा जब तुम, गौरी और छोटू भी मेरे साथ बैठकर यही रोटी खाओगे। तुम बार बार मुझे सम्मान देने की बात कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना छोटा इंसान हूं कि अपने सामने एक परिवार को भूखा देखकर आराम से खाना खा लूं? मुझे अपनी भूख से ज्यादा तुम्हारी मजबूरी दिखाई दे रही है। साहब, मेरी गरीबी का मजाक मत बनाइए। मैं जानता हूँ कि घर में बस यही आखिरी खाना है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेहमान भगवान का रूप होता है। अगर आज आप लोग भूखे रह गए तो मैं सारी उम्र अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। आप मेरी जगह होते तो शायद यही करते। नहीं रामू, शायद मैं तुम्हारी जगह होता तो इतना बड़ा दिल नहीं दिखा पाता। आज तुमने मुझे सिखाया है कि इंसान अमीरी से नहीं, अपने व्यवहार से बड़ा बनता है। बहन, मैं तुम्हारी आंखों में सुबह से डर देख रही हूँ। तुम बार बार मुस्कुरा रही हो, लेकिन तुम्हारा दिल रो रहा है। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि तुम भूखी हो, तुम्हें इस बात की चिंता है कि कहीं तुम्हारे मेहमान ये न सोच लें कि गरीब लोग मेहमान की इज्जत नहीं करते। सच कहूँ, तुम्हारे जैसी गृहिणी मैंने बहुत कम देखी है। गौरी कुछ बोल नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और फिर ऐसे ही सब लोग मिल बांट के 1-2 रोटियां खा लेते हैं। इतने में बाहर हवा का तेज झोंका आता है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सब लोग खाना खाकर बैठे हुए होते हैं। बारिश के साथ एक पुराना भीगा हुआ लिफाफा उड़ते उड़ते घर के अंदर आ गिरता है। माँ, देखो, कोई कागज उड़कर आया है। रामू लिफाफा उठाता है। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, रामू, लेकिन भेजने वाले का नाम नहीं था। ये हमारे नाम की चिट्ठी, लेकिन इस बारिश में कौन भेजेगा? रामू धीरे धीरे लिफाफा खोलता है। अंदर केवल एक पर्ची थी। उस पर लिखा था, जिस मेहमान को तुमने अपने घर में जगह दी है उसे पहचानने की कोशिश मत करना। सही समय आने पर सब सच खुद सामने आ जाएगा। पूरा घर सन्न रह जाता है। बाबा, ये किसने लिखा होगा? मुझे नहीं पता बेटा, मैंने तो गांव में किसी से दुश्मनी भी नहीं की। गौरी की नज़र धीरे धीरे मेहमान आदमी की तरफ जाती है। वो बिल्कुल शांत बैठा था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। भैया, एक बात पूछूं? पूछो बहन। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये चिट्ठी, क्या इसका आपसे कोई संबंध है? आप बार बार कहते हैं कि सही समय आने दो। अब इस चिट्ठी में भी वही बात लिखी है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मेहमान आदमी कुछ देर तक चुप रहता है, फिर धीरे से मुस्कुराता है। अगर मैं अभी तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे दूं, तो शायद तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, और अगर मैं चुप रहूं तो तुम्हें मुझ पर शक होगा। इसलिए अभी इतना ही कहूंगा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ बारिश से बचने के लिए भी नहीं आया। रामू और गौरी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। चिट्ठी को कई बार पढ़ने के बाद भी रामू की बेचैनी कम नहीं हुई। उसने एक पुरानी बोरी अपने सिर पर रखी और दरवाजे की ओर बढ़ गया। बाहर अब भी तेज बारिश हो रही थी। अजी, इस मौसम में कहाँ जा रहे हैं? चारों तरफ पानी ही पानी है। कहीं फिसल गए तो? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। गौरी, घर में बैठकर डरने से कुछ नहीं होगा। ये चिट्ठी किसने भेजी, क्यों भेजी, इसका पता लगाना जरूरी है। और अगर कहीं थोड़ा बहुत काम भी मिल गया तो शाम के खाने का इंतजाम हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। बाबा, ये पुराना छाता ले जाओ। इसमें 2 जगह से पानी टपकता है,
लेकिन पूरी तरह भीगने से तो बच जाओगे। तू बहुत बड़ा हो गया है बेटा, चल मैं जल्दी लौटता हूँ। रामू बारिश में भीगी कच्ची सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। गली पूरी कीचड़ से भर चुकी थी। कई घरों के दरवाजे बंद थे। लोग खिड़कियों से बारिश देख रहे थे। रामू सबसे पहले गांव के बूढ़े किसान काका शंभू के घर पहुंचा। काका, काका, बाहर आइए। अरे रामू, इस बारिश में क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है? काका, कल रात 2 मुसाफिर मेरे घर रुके हैं। आज सुबह किसी ने मेरे नाम की एक चिट्ठी भेजी। उसमें लिखा था कि उन मेहमानों को पहचानने की कोशिश मत करना। आप पूरे गांव को जानते हैं, क्या किसी अजनबी को इधर आते देखा था? नहीं बेटा, लेकिन रात देर से मुझे ऐसा लगा था जैसे कोई आदमी पीपल के पेड़ के पास खड़ा था। बारिश बहुत तेज थी, इसलिए चेहरा नहीं देख पाया। तू जरा संभल कर रहना। धन्यवाद काका, अगर कुछ और याद आए तो मुझे जरूर बताइएगा। रामू आगे बढ़ा। थोड़ी दूर पर हरिराम अपनी आधी खुली दुकान में बैठा था। लाला जी, मुझे उधार नहीं चाहिए, बस एक बात पूछनी थी। अब क्या पूछना है? क्या आज सुबह मेरे घर की तरफ किसी अजनबी को जाते देखा था? देखा तो था, एक आदमी काला कंबल ओढ़े तुम्हारे घर वाली तरफ गया था। मैंने आवाज दी, लेकिन वो बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। मुझे लगा कोई रिश्तेदार होगा। फिर वो वापस आया? यही तो अजीब बात है, मैंने उसे लौटते नहीं देखा। रामू का चेहरा और गंभीर हो गया। उधर घर में गौरी चूल्हे के पास बैठी बुझती आग को जलाने की कोशिश कर रही थी। बहन, मेरा मन बार बार घबरा रहा है। न जाने रामू कहाँ होगा। घर में खाने को कुछ नहीं बचा, ऊपर से ये रहस्यमयी चिट्ठी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी हमारे आसपास घूम रही हो। हिम्मत रखो बहन, कभी कभी सबसे काली रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। मुझे विश्वास है तुम्हारे परिवार के अच्छे दिन बहुत दूर नहीं हैं। दोपहर ढलने लगी थी। बारिश अब भी लगातार हो रही थी, लेकिन पहले जितनी तेज नहीं थी। रामू भीगे कपड़ों में धीरे धीरे घर की ओर लौट रहा था। उसके मन में कई सवाल थे। चिट्ठी किसने भेजी? काला कंबल ओढ़े आदमी कौन था? और मेहमान आखिर क्या छिपा रहे थे? जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, छोटू दौड़कर बाहर आ गया। बाबा, आप आ गए। माँ सुबह से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ बेटा, बस थोड़ी देर लग गई। तेरी माँ कहाँ है? अंदर है, और वो चाचा चाची भी चुपचाप बैठे हैं। रामू अपने बेटे के साथ अंदर गया और अपने मेहमानों के साथ बैठ गया। अजी, आप ठीक तो हैं? इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तो डर गई थी। कुछ पता नहीं चला गौरी, बस इतना मालूम हुआ कि सुबह कोई अजनबी हमारे घर की तरफ आया था, लेकिन वो वापस जाता किसी ने नहीं देखा। ये सुनते ही गौरी की नजर अनजाने में मेहमान आदमी की तरफ चली गई। वो शांत बैठा था। भैया, अब तो सच बता दीजिए, आप लोग कौन हैं और हमारे घर आने के पीछे असली वजह क्या है? कुछ पल तक खामोशी छाई रही। फिर मेहमान आदमी ने गहरी सांस ली। रामू, गौरी, मैं जानता हूं कि अब तुम्हारे मन में डर भी है और शक भी, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। आज तक हमने तुम्हारे घर में एक पल भी अपने आप को पराया महसूस नहीं किया। तुमने हमें बारिश से बचाया, भूखे रहकर खिलाया और बिना पूछे अपनापन दिया। ऐसा व्यवहार हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन आप मुझे जानते कैसे हैं? मेहमान आदमी ने धीरे से अपनी भीगी पोटली खोली। उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकली। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन उसमें एक जवान लड़का दिखाई दे रहा था। क्या तुम इस लड़के को पहचानते हो? रामू ने तस्वीर हाथ में ली। वो ध्यान से देखने लगा। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। ये तो मेरा बचपन का दोस्त मोहन है, लेकिन ये तस्वीर आपके पास कैसे? मोहन मेरा बड़ा भाई था। सालों पहले वो इस गांव में रहता था। उसने मुझे कई बार तुम्हारे बारे में बताया था कि एक गरीब लड़का है जो दूसरों के लिए अपना हिस्सा भी छोड़ देता है। मैंने तब उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ महीने पहले भाई की पुरानी चीजों में तुम्हारा नाम मिला।
तब मैंने सोचा कि कभी तुम्हें ढूंढूंगा। तो फिर वो चिट्ठी किसने भेजी? वो चिट्ठी मैंने नहीं भेजी, लेकिन जिसने भी भेजी वो शायद हमें पहचानता है। हम यहाँ किसी का बुरा करने नहीं आए। सच कहूँ तो हम तो बस एक रात रुकना चाहते थे, लेकिन तुम्हारा व्यवहार देखकर लगा कि भगवान हमें किसी खास वजह से यहाँ लाया है। रामू और गौरी एक दूसरे को देखने लगे। उनके मन का डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन रहस्य पूरी तरह अभी भी नहीं खुला था। शाम होने लगी। बारिश अब हल्की फुहार में बदल चुकी थी। गौरी ने बची हुई थोड़ी सी दाल गरम की और सबको साथ बैठाकर खिलाया। इस बार किसी ने अलग थाली नहीं रखी। छोटू मेहमान आदमी के पास बैठा मुस्कुरा रहा था। चाचा जी, कल बारिश रुक जाएगी क्या? शायद बेटा, और कभी कभी बारिश रुकने के साथ कुछ परेशानियां भी चली जाती हैं। उसने रामू की तरफ देखा। रामू, कल सुबह मैं तुमसे एक जरूरी बात करूंगा, वही बात जिसके लिए शायद भगवान ने हमें तुम्हारे घर तक पहुंचाया है। रामू ने धीरे से सिर हिला दिया। बाहर बादलों के पीछे सहल की रोशनी झांकने लगी थी और इसी उम्मीद के साथ वो रात बीती। एक ऐसी रात जिसके बाद रामू के जीवन की दिशा बदलने वाली थी। अगली सुबह होते ही बारिश लगभग रुक चुकी थी। कई दिनों बाद बादलों के बीच से हल्की धूप निकल रही थी, लेकिन रामू के मन में अभी भी बेचैनी थी। मेहमान आदमी धीरे धीरे उठकर बाहर आंगन में आया। रामू, आज वो समय आ गया है जब तुम्हें सब सच जान लेना चाहिए। मैं भी रात भर यही सोचता रहा साहब। आखिर आप है कौन? मेहमान आदमी ने अपनी जेब से एक पुराना चमड़े का बटुआ निकाला। उसमें से एक पहचान पत्र और कुछ कागज बाहर निकाले। मेरा नाम विजय है। मैं कोई साधारण मुसाफिर नहीं हूँ। मैं और मेरी पत्नी पिछले कई महीनों से अलग अलग गांवों में बिना पहचान बताए घूम रहे हैं। हम ऐसे लोगों की तलाश कर रहे थे जो गरीबी में भी इंसानियत न छोड़े। तभी गौरी और छोटू भी बाहर आ गए और सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जिस रात हम तुम्हारे घर आए थे वो सिर्फ बारिश से बचने के लिए नहीं था। हम जानबूझकर ऐसे घर की तलाश कर रहे थे जहां लोग मुश्किल में हों। हम देखना चाहते थे कि भूखा इंसान पहले अपनी भूख मिटाता है या किसी और की। रामू, तुमने बिना हमें जाने अपना घर खोल दिया। गौरी ने अपने बच्चे का हिस्सा तक हमारे लिए बचा लिया और छोटू ने कभी शिकायत नहीं की। तुम तीनों हमारी हर परीक्षा में सफल रहे। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। तो वो चिट्ठी? वो हमारे साथ आए एक आदमी ने भेजी थी। हम देखना चाहते थे कि डर के कारण कहीं तुम हमें घर से निकाल तो नहीं दोगे। तभी बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। गांव के कुछ लोग चौंक कर रामू के घर की तरफ देखने लगा। अच्छे कपड़े पहने कई लोग उतरकर सीधे विजय के पास आए। सबने आदर से सिर झुका दिया। अरे, ये तो कोई बहुत बड़े आदमी लगते हैं। रामू और गौरी बिल्कुल स्तब्ध रह गए। रामू, मैं करोड़पति हूँ। मेरे कई कारखाने और संस्थाएं हैं, लेकिन इतने बड़े घरों में भी मुझे तुम्हारे जैसा बड़ा दिल नहीं मिला। इतना सुनते ही गांव के लोग दंग रह गए। हरिराम, जिसने कभी रामू को उधार देने से मना कर दिया था, दूर खड़ा शर्म से सिर झुका चुका था। विजय ने अपने साथ आए लोगों की तरफ देखा। एक आदमी एक बड़ा बैग लेकर आगे आया। उसने बैग खोल दिया। अंदर नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं। रामू, ये 1 करोड़ रुपए हैं। मैं चाहता हूं कि आज से तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। गांव के लोग शौक गए, लेकिन जो अगले ही पल हुआ उसने सबको हिला दिया। रामू ने बैग की तरफ देखा, फिर धीरे से उसे बंद कर दिया। साहब, अगर मैं सिर्फ पैसे के लिए आपकी सेवा करता तो शायद आज ये बैग ले लेता, लेकिन मैंने आपको भगवान का मेहमान समझकर घर में जगह दी थी। उस इंसानियत की कीमत मैं कभी नहीं ले सकता। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। गांव के लोग स्तब्ध रह गया। गौरी भी कुछ पल के लिए रामू को देखती रह गई। विजय की आंखें भर आईं। रामू, यही आखिरी परीक्षा थी और तुम इसमें भी सफल हो गए। मैं तुम्हें पैसे देकर तुम्हारी इंसानियत खरीदना नहीं चाहता था। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम्हारा दिल सच में इतना बड़ा है या नहीं। आज से
तुम इस गांव में बनने वाले हमारे नए अनाथ आश्रम और विद्यालय के आजीवन प्रबंधक हो। हर महीने तुम्हें सम्मानजनक वेतन मिलेगा, रहने के लिए नया घर मिलेगा। छोटू की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी, और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। रामू और गौरी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ महीनों बाद उसी गांव में एक बड़ा विद्यालय बन चुका था। रामू अब भी उतना ही सरल था। गौरी रोज अनाथ बच्चों के लिए अपने हाथों से खाना बनाती थी। छोटू स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर पढ़ने जाता था। एक दिन छोटू ने पूछा, बाबा, अगर उस रात आपने दरवाजा बंद कर दिया होता तो क्या होता? रामू मुस्कुराया। बेटा, शायद उस रात हमने सिर्फ 2 मेहमानों को नहीं, अपनी किस्मत को भी बाहर ही छोड़ दिया होता। कभी कभी भगवान लोगों की जिंदगी में मेहमान बनकर आता है, लेकिन वो घर की नहीं, दिल की चौखट पर दस्तक देता है, जैसे रामू के घर हुआ था।